सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लासेस लूँगा। इसमें मैं टॉपिक्स 8 या 10 कवर करूँगा, लेकिन उन टॉपिक्स को मैं इतनी डेप्थ में कवर करूँगा। डेप्थ मतलब एक्चुअली करंट अफेयर्स का ट्रेंड अब क्या है कि करंट से क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन वो एग्जैक्ट न्यूज़ ना पूछ के उसके आसपास की चीज़ों के बारे में पूछने लग जाता है। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है सभी गवर्नमेंट एजेंसीज ने अपने एग्जामिनेशन का, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब करंट अफेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसी सीरीज़ में हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने आपको बताया कि करंट के नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखें। और इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगा। अगर आपको सारे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन चाहिए, मंथली पुराना भी, तो आप एक लिंक दिया जाएगा आपको, आप उस लिंक पे जाके उन करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरुआत करते हैं। और 8 सितंबर 2020 आज की डेट है, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला जो है वो है केरल में साक्षरता दर 96% दो, यानी कि 96.2%, यानी कि Kerala tops literacy rate at 96.2%. This is the first news of the day, first current affairs of the day. तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर जो पुरुष साक्षरता है, मेल लिटरेसी इज 97.4% एंड फीमेल लिटरेसी इज 95.2%। तो पुरुष साक्षरता 97.4% और महिला साक्षरता 95.2% है। अब ये जो रिपोर्ट थी, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट थी। इट वाज द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नाउ व्हाट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है? ठीक है। इन 2019 द एनडीए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मर्ज एनएसएसओ एंड सीएसओ, यानी कि 2019 में जो एनडीए सरकार है उसने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को मर्ज करके एक नई संस्था बनाई, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो उसी की ये रिपोर्ट है। अब देखिए, इसके अनुसार सबसे कम जो साक्षरता दर है, लोएस्ट लिटरेसी, वो है आंध्र प्रदेश। तो ये पूछा जा सकता है जो टॉप 5 स्टेट्स हैं लिटरेसी में, जो सूची के 5 राज्य हैं, वो हैं नंबर 1 पे केरला, फिर दिल्ली, फिर उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल और उसके बाद असम। ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे कम, यानी कि सबसे लास्ट के बॉटम 5 हैं, उनमें सबसे कम साक्षरता दर है आंध्र प्रदेश की 69.7%। यहाँ पर नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, भारत की कुल साक्षरता है 77.7। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द टोटल लिटरेसी इन इंडिया इज 77.7%। इसमें जो ग्रामीण भारत की लिटरेसी यानी रूरल इंडिया की जो लिटरेसी है, इट इज 73.5%, एंड अर्बन इंडिया, शहरी भारत की जो लिटरेसी है, इट इज 87.5%। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिए। नाउ द सेकेंड न्यूज इज द केवी कामत रिपोर्ट। आरबीआई की जो केवी कामत रिपोर्ट है, जिसको कामत पैनल भी बोला जाता है। अब क्या हुआ था कि जब कोविड के लिए लॉकडाउन देश भर में घोषित किया गया था, व्हेन द लॉकडाउन वाज डिक्लेयर्ड फॉर कोविड-19, तो क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया था। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का काम बंद हो गया था, स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वरोजगार के लोग हैं। ठीक है। तो उनके लिए बैंक ने लोन मोरेटोरियम की एक सुविधा दी थी। तो लोन मोरेटोरियम क्या होता है? व्हाट इज लोन मोरेटोरियम? लोन मोरेटोरियम में जब तक आपका मोरेटोरियम पीरियड होता है, आपको लोन की किश्त नहीं चुकानी पड़ती है। जब मोरेटोरियम खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर आपकी किश्त वापस से चालू हो जाती है, लेकिन मोरेटोरियम पीरियड का आपको ब्याज देना पड़ता है ना। व्हाट इज अ लोन मोरेटोरियम? ड्यूरिंग द लोन मोरेटोरियम यू डोंट हैव टू पे एनी ऑफ योर लोन इंस्टॉलमेंट्स। द इंस्टॉलमेंट्स विल बी deferred according to the moratorium period, and once the moratorium period will be over, then again your installments will start, but you will have to pay the acquired interest during the moratorium period. क्लियर? तो इसी तरह से 31 अगस्त को मॉरिटोरियम खत्म होने वाला था, तो उसके आगे क्या किया जाता? तो आरबीआई ने ये एक पैनल, 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया, और इस पैनल की रिपोर्ट के बाद 38 सेक्टर ऐसे थे भारत में जो कि
काफ़ी पिछड़ गए थे, जिनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गई थी मॉनिटरिंग की वजह से, इसलिए उनको लोन रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए। तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? नाउ what is a loan restructuring? Now why this committee was formed? Why this panel was formed? Because during the lockdown many of the sectors, they were out of the business, especially those people who are self-employed, and especially the production sector, the real estate sector. So the RBI has decided to set up a panel so that it could suggest the list of those sectors to which the loan restructuring facility can be availed. Now loan restructuring is very different from loan moratorium. In loan moratorium you don't have to pay anything during the moratorium period, but in loan restructuring you have to, it is an agreement between you and your bank, where there is an agreement between you and your bank that you will pay a minimum number of amount, and the bank can give you concession in principal amount or can lower down your interest rate for a maximum period of 2 years. तो लोन स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक आपकी किस्त कम कर सकता है, आपके ब्याज को घटा सकता है, या फिर आपको सिर्फ ब्याज देने को बोल सकता है और मूलधन नहीं ले सकता। वो बैंक की अपनी अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें 2 साल तक के लिए फैसला लिया जाएगा सरकार के द्वारा कि किस तरह से उनको किस्त दी जाए। ठीक है। सो टुडे आई एम यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बिकॉज येस्टरडे मैनी स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स हैव अपील्ड मी दैट सर प्लीज मेक दिस लेक्चर बाइलिंगुअल। सो टुडे आई एम मेकिंग इट बाइलिंगुअल। ठीक है, तो दोनों भाषाओं में बोल रहा हूँ। सो आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हेन आई एम यूजिंग हिंदी, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, जो भी हिंदी मीडियम से हैं, उनको भी शायद समस्या नहीं हो रही होगी जब मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोनों भाषाओं में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई सहूलियत होगी। तो अब चलिए तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया टेस्ट HSTDV। भारत ने HSTDV का किया सफल परीक्षण। नाउ व्हाट इज HSTDV? नाउ इंडिया हैज टेस्ट फायर्ड HSTDV. Now what is this HSTDV technology? इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इट इज नोन एज द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो ये क्या करता है? जनरली ये किसी भी मिसाइल तकनीक में ये यूज होता है। किसी भी मिसाइल को हाइपरसोनिक गति से ये भेज सकता है। हाइपरसोनिक गति सबसे अधिक गति होती है जिसकी मैक गति, ये जो ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत तेज गति से ट्रेवल करती हैं, उनकी स्पीड मैक में उनकी स्पीड का मापन किया जाता है, यानी कि द स्पीड इज मेजर्ड इन मैक। तो इसकी जो गति है वो मैक 6 होती है, इट्स स्पीड इज मैक 6। तो आगे हम लोग आपको बताएंगे कि मैक क्या होता है। ठीक है ना। सो अभी तक केवल रूस, चीन और अमेरिका के पास ये तकनीक है। ओनली दिस टेक्नोलॉजी ओनली लाइज विद रशिया, चाइना एंड अमेरिका। नाउ इंडिया हैज जॉइंड द क्लब। नाउ फ्रॉम वेयर इट वाज लॉन्च्ड, कहाँ से ये लॉन्च किया गया? इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, भद्रक, ओडिशा। तो इसका प्रक्षेपण डॉक्टर अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, यानी कि जो द्वीप है भद्रक उड़ीसा में, वहां से ये किया गया। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एग्जामिनेशन यू शुड नो अबाउट अदर लॉन्च स्टेशन इन इंडिया। आपको बाकी भी लॉन्च स्टेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो याद रखना, भारत में केवल 3 प्रक्षेपण केंद्र हैं। ओनली 3 लॉन्च स्टेशन आर देयर इन इंडिया। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, भद्रक, उड़ीसा। उसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है थुम्बा, केरला में। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इट इज इन थुम्बा, केरला। और दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। एंड द सेकेंड इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक क्या होता है, सुपरसोनिक स्पीड से मिसाइल जाएगी तो उसका परीक्षण किया गया। मैक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वस्तु का वेग बट्टा ध्वनि का वेग, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इसका मैक नंबर है 6। इसका मतलब ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक ये मिसाइल ट्रेवल कर सकती है। तो याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला समाचार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज फॉर्म्ड इन 2015। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन 2015 में किया गया था, अकॉर्डिंग टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी कि जो पेरिस पर्यावरण समझौता हुआ था उसके बाद ही इसको किया गया था। क्लियर? तो इट रिलीज द एजेंडा रिपोर्ट
ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर समिट, यानी कि अभी इसने हाल ही में 7 सितंबर को जो पहला तकनीकी सम्मेलन हुआ उसका मसौदा जारी किया। ठीक है, ISA इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज। ISA 121 देशों का संगठन है जिसकी प्रमुखता भारत ने की। इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया। याद रखना, ऑल द कंट्रीज इन द ISA दे लाई ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ISA के अंदर जितने भी देश हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर स्थित हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है इक्वेटर के, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ होता है इक्वेटर के। यानी कि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ होती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होती है मकर रेखा। तो 121 देशों का एक समूह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम हरियाणा, सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Being an international organization, its headquarter is in India and the director general is उपेंद्र त्रिपाठी, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो उपेंद्र त्रिपाठी हैं। सो अगेन इट मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूज़ में तो था फर्स्ट वर्ल्ड सोलर समिट, बट you will have to study about the international solar alliance. So what can be the expected questions from this section? क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं? He can ask you about the headquarter के बारे में पूछ सकता है, डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछ सकता है, फॉर्मेशन ईयर इन विच ईयर इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज फॉर्म्ड, इट कैन बी आस्क्ड। ओके, चलिए फटाफट अब देखते हैं खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको MSME मिनिस्ट्री, जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय है, उसने इसको लॉन्च किया है। अब ये क्या है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग अपना रोजगार खो चुके हैं वो अगरबत्ती बना सकते हैं, और जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय है वो उनको सहायता भी प्रदान करेगा। इट विल गिव हेल्प, इट विल प्रोवाइड असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इवन the skill assistance to those people who have lost their job during the COVID-19 lockdown and are interested in making agarbattis, or you can say the incense sticks. Now why this news is important? ये खबर important क्यों है? क्योंकि ये consumption के हिसाब से लेगी है। It has been, this news is important because it is based on the agarbatti consumption in India, the incense stick consumption in India, जो कि है 1490 मीट्रिक टन। भारत में प्रतिदिन 1490 मीट्रिक टन अगरबत्ती की खपत होती है, तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। इट इज़ अ ह्यूज मार्केट, सो दैट्स व्हाई दिस मिशन इज लॉन्च्ड। चलिए, नाउ वी विल मूव टू द सिक्स्थ न्यूज़, छठी न्यूज़ की तरफ जाते हैं। इट इज़ नोन एज 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, यानी कि 10 वीक्स 10 o'clock 10 minutes। ठीक है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का एंटी डेंगू मिशन है। इट इज़ एन एंटी डेंगी मिशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। सो एज यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 वीक्स 10 o'clock and 10 minutes। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम द दिल्ली गवर्नमेंट हैज अपील्ड टू द पीपल, यानी कि इस कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो 10 हफ्तों तक प्रातः 10 बजे 10 मिनट अपने किसी न किसी रिश्तेदार को जागरूक करें, ताकि वो अपने आसपास जो इकट्ठा हुआ पानी है उसको साफ कर सके, ताकि डेंगू का मच्छर ना पनपे। नाउ व्हाट इज दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट? The Delhi government has urged all the people to call all their relatives at 10 o'clock in the morning for 10 minutes. Within 10 minutes, you can call as much as your relatives you can, according to your capacity. And you will have to urge them that please, clean all the, collected water near your surroundings, whether in your coolers or near your house, where there are high chances, so that the larva of the dengue mosquito, which we will study later on, it is known as the Aedes mosquito, it can accumulate. So this is the news. तो डेंगू इज अ वायरल डिजीज, डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि एडीज एजीएप्टी नाम की मॉस्किटो से होती है। एक्चुअली इट इज अ वायरल डिजीज, द वेक्टर इज एडीज एजीएप्टी। तो आई हैव गिवन यू मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने कुछ अन्य जानकारियाँ दी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं, सबसे पहले देखते हैं एडीज मॉस्किटो से होने वाली जो बीमारी है। मतलब बीमारी तो जीवाणु से होती है, लेकिन मच्छर उसके कारक होते हैं। द डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस बट मॉस्किटो इज द वेक्टर। सो व्हाट आर द डिजीजेस? कौन कौन सी है? चिकनगुनिया है, डेंगी है, पीला ज्वर, येलो फीवर और जीका। ये सब एडीज मॉस्किटो से होती हैं और ये वायरल डिजीज हैं। दे ऑल आर द वेक्टर फॉर ऑल दीज डिजीज इज एडीज मॉस्किटो एंड वायरस इज द
पैथोजन। उसके बाद एनाफिलीज मस्कीटो से होता है मलेरिया, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। उसके बाद क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर होता है उससे होता है जैपनीज एनसेफेलिटिस, यानी कि वो भी वायरल डिजीज है। द क्यूलेक्स मॉस्किटो कॉजेज Japanese encephalitis and it is also a viral disease. Now this is again a very important news. Now what is important? Dengue is not important, but the diseases which are caused by various viruses and the vector is mosquito is important. यानी कि ऐसी सभी बीमारियां जो कि अलग अलग विषाणुओं से होती हैं या परजीवियों से होती हैं, लेकिन उनका कारक मच्छर होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सातवीं खबर है, इट इज रिलेटेड टू स्वामी केशवानंद भारती। जितने भी लोग पॉलिटी पढ़ते हैं उन्होंने स्वामी केशवानंद भारती का नाम जरूर सुना होगा। तो all those students who have studied polity or political science in the class 11th or 12th, or who have studied Indian polity for their competitive examinations preparation, they must have studied about a very famous historical case known as the Keshwanand Bharti case, or you can say the Keshwanand Bharti versus the state of Kerala 1973। 1973 में ये वाद हुआ था। केशवानंद भारती जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके जो लॉयर थे उनका नाम था नरीमन, A.N. नरीमन। द लॉयर नेम वॉज A.N. नरीमन। तो 24 अप्रैल 1973 ऐसा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस दिन भारत की भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया। बिकॉज ऑन दिस डे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट गेव द प्रिंसिपल, और यू कैन से इट इन्वेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आधारभूत संरचना क्या है कि संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन नहीं कर सकती अगर वो संविधान के मौलिक ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। तो ये पॉलिटी की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना 24 अप्रैल 1973 का वो ऐतिहासिक दिन था, द हिस्टोरिकल डे ऑफ 1973। एंड इस केस के लिए सबसे बड़ी बेंच बनी थी जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, संवैधानिक खंडपीठ बोलते हैं, जो कि 13 जजों की बनी थी। क्लियर है कि नहीं? नाउ in this case the largest constitutional bench of 13 judges was formed. So in the Constitution of India, if any case is related to constitution, the interpretation of constitution, then a constitutional bench is formed which has minimum number of judges equal to 5. तो भारतीय संविधान में संविधान से रिलेटेड कोई भी निर्णय अगर लेना होगा तो वहां पर एक संवैधानिक खंडपीठ बनती है जिसमें मिनिमम न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या होती है 5। लेकिन इसके लिए आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक संवैधानिक खंडपीठ बनी 13 न्यायाधीशों की, तो तब जाके अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। 7 सितंबर 2020 को द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया, यानी कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस शुद्ध वायु तथा नीले आकाश के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो इट वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर 2019 इन द 74th सेशन ऑफ UNEP। तो ये इसको 2019 में फैसला किया गया था, 74वां सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है ना। तो पहली बार यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की गई 5 जून 1972, 5 जून 1972, इसीलिए आपने देखा होगा 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो भारत का भी एक लक्ष्य है 2017 से 2024 के बीच राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जहां पर हमारा लक्ष्य है 20 से 30% पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 को हवा में कम करना। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट हैज टारगेटेड दैट फ्रॉम 2017 to 2024 it will reduce the quantity of particulate matter 2.5 and particulate matter 10 by 20 to 30% up to the year 2017 and 2017 to 2024. So this program is known as National Clean Air Program. तो उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम। अब पार्टिकुलेट 2.5 क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर हवा के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हमारे सांस में वायु के साथ जाते हैं। These are very small particulate matter which we inhale with the air and they are harmful for our respiratory system, respiratory tract। तो आई होप आपको यहाँ तक आज के करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे। तो ये मैंने कुछ प्रोग्राम डिस्कस किए, आपको इस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में जैसे मोहित सर आपके सामने लेके आ रहे हैं,
तो वो तो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर अप कर देंगे, लेकिन जहाँ पर समझ बनानी ज़रूरी है और जिससे आप बाकी सवाल भी बन सकते हैं। जैसे आज मैंने आपको ये 8 क्वेश्चंस करवाए, 8 या 9 क्वेश्चंस, ठीक है, बट ये 8 या 9 क्वेश्चन नहीं है, इनसे अगर हम बनाना चाहें तो 30 क्वेश्चंस बना सकते हैं। Clear? So in this session, I will give you detailed explanation of important current affairs. Although the topics will be 7 to 8, but when you will study the topics and when you will collect the information out of it, you know, I think 20 to 30 questions will be formed. So today we have covered a very important, we have covered few very important topics and the facts therein. So you can make questions out of these facts. The PDF will be provided to you in the group, the Telegram group. The link will also be provided in the pinned section, in the comment section where there will be a pinned comment. Clear? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. तो कल में आपसे मिलते हैं 2 बजे और कुछ और जानकारियों के साथ. So tomorrow we will meet at the same time at 2 p.m. with some more current affair and its related facts. Thank you and thanks a lot.